हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है रणेंद्र प्रताप और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैक बेंचर्स डॉट लाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो इसी चैप्टर से बिलोंग करता है, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको पहले बता दूं, ये इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इसका हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, अब सबसे पहले ये टॉपिक को हम लोग 3 में बेसिकली इसको 3 फेज में डिवाइड किया। हम बड़े आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फिर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स डाला गया, फिर देखेंगे कि इसका लिमिटेशन डिफेक्ट्स क्या क्या था इस एक्ट के अंदर। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्ट जो है ना, वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम था विलियम पीट। विलियम पीट के नाम से ये एक्ट पारित हुआ था, पास हुआ था, इसीलिए उनका नाम रखा गया, इस एक्ट का नाम रखा गया पीट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब वो किस चीज के लिए उसको पास कराया गया। इससे पहले तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको पता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था, और इसको भी अमेंडमेंट करके 1781 में और एक एक्ट आया था जिसको कहते थे द अमेंडिंग एक्ट, या फिर द सेटलमेंट एक्ट, या फिर द डिक्लेरेशन एक्ट भी कहा जाता था। हाँ, आपको ये भी बता दूं, द पीट्स इंडिया एक्ट को भी कहा जाता है द ईस्ट इंडिया एक्ट भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, किस आधार पर ये बना, किसी लिए बना। सबसे पहला जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पर देखिए, इसका मेन मकसद यही था, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई whatever the mistakes done in the regulating act of the 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास करने के पीछे उद्देश्य क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत जबरदस्त मुनाफा कमा रहा था, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, ऊपर से बहुत सारे टेरिटोरी के ऊपर भी कब्जा किया था। 73 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के पीछे यही उद्देश्य था कि ये कंपनी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखा जाए, ताकि ये कंपनी इंग्लैंड के गवर्नमेंट के तरफ थोड़ा सा अकाउंटेबल रहे, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहे। जो चीजें यहाँ पर हो रहा है इसके बारे में सब कुछ जानकारी किसके पास रहे, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के पास रहे। इसीलिए बहुत सारे सोच समझ के रूल्स रेगुलेशन बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स था, और वही लूप होल्स के चक्कर में ये 11 ईयर के अंदर तमाम जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग उस समय के गवर्नर जनरल, वो बहुत ज्यादा करप्शन में डूब गए थे। इस चीज को इसीलिए फिर से रिवाइज करना पड़ा, फिर से एक्ट को और एक बार अमेंडमेंट करना पड़ा, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि पीट्स इंडिया एक्ट। चलो देखते हैं कि मैंने पहला टॉपिक आपको समझा दिया कि पुराना जो मिस्टेक्स था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको सुधारने के लिए ये एक्ट को पास कराया गया। चलो सेकंड वाला क्या कहता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द क्लास इन पावर। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट टाइम जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ, पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल को कहा गया, एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो, जीजी ऑफ बंगाल के पास इतना ज्यादा पावर दिया गया कि वो पूरे के पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वो खुद कंट्रोल करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 73 के अनुसार मैं कह रहा हूं। लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इनके अंडर एक जीजी काउंसिल बनाया गया। जीजी काउंसिल में उन्होंने 4 मेंबर को रिक्रूट कर दिया, अपॉइंटमेंट किया, और ये 4 मेंबर को बोला गया कि यू शुड असिस्ट टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। बट प्रॉब्लम कहां पर था,
अब गवर्नर जनरल के पास सोलो राइट नहीं था, अकेला अगर वो चाहे तो किसी डिसीजन को ना ले सकते ना किसी डिसीजन को रोक सकते। अब इस हर चीज के लिए इनको इन पर निर्भर होना पड़ता था, डिपेंड करना पड़ता था। कम से कम इनका आधा यानी कि कम से कम दो काउंसिल मेंबर का सपोर्ट चाहिए और गवर्नर जनरल को अगर किसी रूल्स रेगुलेशन को पास करना हो या फिर उसे रोकना हो तब। तो इसलिए बहुत ज्यादा टसल चल रहा था इनके बीच में, टसल चल रहा था पावर को लेकर, जीजी काउंसिल का मेंबर और गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को खुद पता नहीं था कि यार मेरा पावर क्या है, उनका पावर को क्लियर कट डिटरमाइन नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसलिए इस चीज का दी एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए ऐसा रूल्स को लाया गया। चलो और क्या था, थर्ड नंबर कह रहा है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इससे पहले भी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार थोड़ा कंट्रोल था बट नॉट द डायरेक्ट कंट्रोल। इनका कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर और इनका जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर साफ तौर पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का नहीं था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको हर चीज के लिए कंपनी पूछना पड़ेगा, इसलिए ऐसा रूल्स बनाएंगे कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमारे मतलब बिना हमारे सजेशन से कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक्ट को पास किया था। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 4 कहता है इन ऑर्डर टू गिव मोर पावर टू द गवर्नर जनरल, क्योंकि यहाँ पे जो टसल चल रहा था गवर्नर जनरल के काउंसिल मेंबर और गवर्नर जनरल के बीच में, उसका एंड करके गवर्नर जनरल को ज्यादा पावरफुल बनाना इसका मकसद था। और क्या था, और कंपनी को ज्यादा अकाउंटेबल बनाना। भाई तुम हर चीज के लिए इन्फॉर्म करोगे कंपनी हर चीज के लिए पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करेगा और कोई भी डिसीजन लेगा तो पार्लियामेंट से वो पास होगा, तो तुम इसको एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो उसके आगे हम देखते हैं इसका की फीचर्स क्या क्या था। फीचर्स क्या क्या था, फर्स्ट फीचर कहता है इट एस्टैब्लिश्ड ए डायरेक्ट कंट्रोल द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द कंपनी को अकाउंटेबल बनाने के लिए ब्रिटिश को पावरफुल होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपना सुप्रीमेसी इसके ऊपर एस्टैब्लिश किया। पॉइंट इज क्लियर। चलो कैसे एस्टैब्लिश किया, हाउ, कैसे उन्होंने सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश किया। देखो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एक्टिविटी और उनका कमर्शियल एक्टिविटी को सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी को सेपरेट कर दिया गया। पॉइंट क्लियर। और कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर उस चीज को दोबारा मतलब कमर्शियल एक्टिविटी का कारण मतलब सारे के सारे जो जिम्मेदारी उनको दे दिया गया। किसको दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक, और क्या हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। दो चीज बना, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था, खाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था, कमर्शियल एक्टिविटी को भी देखता था, पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी सुपरवाइज करता था। अब ये पहला क्लियर हो गया आपका। इसी प्रकार उन्होंने अपना सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश किया। चलो और कुछ फीचर्स है क्या, ऑब्वियसली है। सेकंड फीचर कहता है इट एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी के बारे में तो आपको पता होगा, डेमोक्रेसी में इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करता हूं, इंडियन डेमोक्रेसी में अभी एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो सिस्टम चल रहा है ना हमारा, सेम सिटीजन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ फॉर्मेशन करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्मेशन करता है। ये अगर हम देखेंगे दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो, तो इसका फाउंडेशन तब पड़ा था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया था। कैसे आया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाउ, तो आपको मैं बता दूं, उस समय पे ब्रिटिश पार्लियामेंट था पहला, उन्होंने लॉ बना के उधर से भेजेगा। अब यहां पर कौन है, कंपनी,
यहाँ पर क्या कौन है, कंपनी। यहाँ पे हमारे ऊपर दो दो लेवल में शासन हो रहा था, पार्लियामेंट से लॉ आएगा और इस चीज को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कंपनी। और कंपनी में अपने स्तर पर अगर कोई लॉ जरूरी है तो उन्होंने भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता था। तो पहली बार आपको समझ में आया कि नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड है कि नहीं, तो इसका एक फाउंडेशन भी हमें वहां पे मिला था, तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। चलो ठीक। अब थर्ड नंबर फीचर कहता है मिलिट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में पॉलिटिकल पावर था, पॉलिटिकल पावर के अलावा मिलिट्री भी वो हैंडल करते थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी हैंडल करते थे, उसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या लॉ कैसे फॉर्मेशन होगा, जजमेंट कैसे किसी को मिलेगा, क्रिमिनल एक्ट के लिए किसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, एवरीथिंग इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और नंबर 4 कहता है जीजी वाज गिवन द कास्टिंग वोट, गवर्नर जनरल को एक पावर मिला, एक स्पेशल पावर मिला जिसे कहते हैं कास्टिंग वोट पावर। भाई कास्टिंग वोट वही होता है वीटो पावर। अगर मान लीजिए कल को जीजी काउंसिल के जो 3 मेंबर, अब 4 से 3 हो गया था इसी एक्ट के अनुसार, मैं आगे बताऊंगा, जो 3 मेंबर से तीनों के तीनों तुम्हारे खिलाफ आ गए, फिर भी तुम्हारे पास एक वीटो पावर है उनके डिसीजन को रद्द करने के लिए, रोकने के लिए, स्टैंड बाय करने के लिए। तो ये पावर भी उन्हें दिया गया। 3 फीचर क्लियर हो गए, 4 फीचर क्लियर हुआ। चलिए अगला फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर कहता है, 5th नंबर फीचर कहता है सी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पहली बार जो बनाया गया इसी एक्ट के तहत। इससे पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है ना, इनको इनके अंदर 6 मेंबर रखा गया, 6 मेंबर। इट विल कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स, 6 मेंबर्स रहेंगे इनके अंदर, राइट। अब ये 6 मेंबर को इसी प्रकार डिवाइड करा जाएगा। इनमें से एक मेंबर रहेगा द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने सारा टेरिटरी ऑक्युपाई किया गया उनका एक चीफ सेक्रेटरी के रूप में एक काम करेगा। आउट ऑफ दिस 6 मेंबर्स, एक को बोला जाएगा कि द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, उनका ये पोजीशन रहेगा। 2 पोजीशन खत्म हो गया। और चार मेंबर इनको प्रिवी काउंसिलर उनको कहा जाएगा। बस इसी प्रकार 6 लोगों को बांटा गया, उनको पोजीशन दिया गया। किसको दिया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। क्लियर द पॉइंट, इनके अंदर ये तीनों रहते थे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। 6th नंबर फीचर कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द जीजी काउंसिल हैड बीन रिड्यूस्ड। मैंने अभी अभी बोला था, कहां से कितना कर देगा, 4 से 3 कर देगा। पहले थे 4 मेंबर, अमेंडिंग एक्ट 1781 और या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 4 थे। अब उसको चेंज करके 3 कर दिया गया। और क्या हुआ, ये जो 3 मेंबर थे इनमें से एक मेंबर क्या होगा, इनमें से एक उसको क्या बना जाएगा, one out of them would be the commander in chief of the British Army in India। इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी है, इंडिया में जो आर्मी होते थे उसी उनके टेरिटरी के अंदर उनको ब्रिटिश इंडिया आर्मी कहा जाता था। और उनके अंदर इंडियंस भी होते थे, यूरोपियंस भी होते थे, लेकिन उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। उनका कमांडर इन चीफ कौन होगा, इसी जो गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर से एक को बनाया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चले, और क्या था फीचर नंबर 7 कहता है द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम इसी एक्ट में पहली बार उसको कंसीडर किया गया, दिस इज द ब्रिटिश टेरिटरी। उसको क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश टेरिटरी माना गया। चलो ठीक। 8th नंबर फीचर कहता है द बॉम्बे एंड द मैड्रास प्रेसिडेंसी वेर मॉडिफाइड। उसको मॉडिफाई करा गया, उसका डेवलपमेंट को मॉडिफाई करा गया। डेवलपमेंट किया गया किस डेवलपमेंट मॉडल में, बंगाल जिस हिसाब से डेवलप करते हैं, बंगाल की डेवलपमेंट मॉडल के अनुसार उसका डेवलपमेंट
किया गया। 9 नंबर फीचर कहता है बंगाल बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। बंगाल को बना गया द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। इसलिए कहा जाता है ना इंडिया में पहला कैपिटल होता था बंगाल और सेकंड कैपिटल क्या है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब आगे देखें इसका क्या क्या लिमिटेशंस था, व्हाट वर द लिमिटेशंस। मैं यहाँ पे बेसिकली 3 लिमिटेशन को शॉर्टलिस्ट किया है, तो बहुत सारे लिमिटेशन, उसको शॉर्टलिस्ट किया मैंने 3 को। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1781 की तहत अगर मैं देखूं, अगर मैं बताऊं आपको, मिलिट्री पावर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पावर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पावर सबके सब किसके हाथ में था? जीजी के हाथ में था, गवर्नर जनरल के हाथ में था। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर है, मिलिट्री पावर को पूरी तरह सेपरेट कर दिया गया। किससे सेपरेट कर दिया गया? फ्रॉम द जीजी, गवर्नर जनरल से। और उसको सेपरेट करके किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिया गया। समझ में आया? किंतु एक एडवांटेज ये था कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आएगा तो सारे के सारे पावर, मिलिट्री पावर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, वो सबके सब किसके पास आ जाएगा? गवर्नर जनरल के पास। ठीक। नंबर 2 कहता है जीजी वाज गिवन एन एक्स्ट्रा एज। क्यों? आफ्टर रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जीजी काउंसिल मेंबर। 4 से 3 कर दिया। इससे पहले 2 का परमिशन मिलेगा तब जाके जीजी कोई डिसीजन ले पाएंगे या फिर किस चीज को रोक पाएंगे। लेकिन अब सिर्फ उनका एक सपोर्ट चाहिए, बस किसी एक का सपोर्ट चाहिए तो कोई भी लॉ पास कर लेंगे। लेकिन अगर तीनों की तरफ सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी उनके पास क्या था? कास्टिंग वोट, आई मीन वीटो पावर उनके पास दिया गया था। ये बात देखो, यहाँ पे एक तरफ से एक डिक्टेटरशिप की तरफ से जा रहा था कि नहीं? क्योंकि अगर वीटो आ जाएगा ना, मैं मतलब डेमोक्रेटिकली कोई चीजें होगा ही नहीं। और नंबर 3, जीजी became the supreme commander of East India Company, English East India Company and the parliament situated in England। दोनों का ये सुप्रीम कमांडर उन्हें कंसीडर कर दिया पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ। इसके साथ हम इसी टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं और इसके साथ हमारा लेक्चर को भी आज एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ेंगे पीट्स इंडिया एक्ट 1786 को पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो था, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडिंग एक्ट 1781। वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले देख लीजिए, आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके पहले देखिए, रेकमेंड करूंगा उसको पहले देखिए। अगर आप वीडियो में नए आए और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।